बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कई दिनों से पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस का बाजार गर्म है और ऐसा लग रहा है कि गोया के मुल्क की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पर्सनल लॉ है। मुख्तलिफ कम्युनिटी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, कैसे उनके यहाँ निकाह होना है, कैसे तलाक का प्रोसेस होना है, कैसे खुला का या विरासत का निज़ाम, ये सारी चीज़ें मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हैं। कुछ इस तरह की पिक्चर मीडिया में बताई जा रही है। कुछ रोज़ पहले लॉ कमीशन की तरफ से एक क्वेश्चनर आया था और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आमिला की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला किया गया कि इस क्वेश्चनर का बाइकाट किया जाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मुवक्कर मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही सही बात कही कि इस वक्त जो हुकूमत है उसने खाना जंगी का माहौल मुल्क के अंदर पैदा कर दिया है और ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम देखें तो खाना जंगी में हुकूमत की तरफ से जो सोल्जर्स मैदान में उतरे हुए हैं वो कोई और नहीं, अपने मीडिया एंकर्स हैं। कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो बीजेपी के लीडर्स की मिल्कियत में हैं, कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जिनकी सियासी मजबूरी है, उनकी बका का सवाल है कि वो बीजेपी का साथ थामे रहें और उसके आगोश में रहें। और बीजेपी के साथ होने का मतलब है कि उनको आरएसएस के नजरिए का हामिल बनना पड़ेगा। इस मुल्क में इस वक्त यही डिबेट चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क में नाफिज किया जाए या नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बाकी रहे या नहीं, क्या बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स क्या फतह उनकी होनी है या आर्टिकल 44 की। ये पूरी मीडिया के ऊपर इस वक्त बहस चल रही है। न्यूज चैनल में जगह जगह डिबेट्स, हर एक चैनल डिबेट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला रहा है। ये बात जो मैंने कही है कि हुकूमत की तरफ से जो खाना जंगी शुरू हुई है और अवाम को जिस परेशानी में उलझाया गया है उसमें जो सोल्जर्स हैं वो मीडिया के अफराद हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। अर्नब गोस्वामी ने अपने न्यूज आवर में एक हैशटैग रिलीज किया, वन नेशन वन लॉ। The hashtag is one nation one law. गोया कि अगर मुल्क में एक लॉ नहीं, दो या तीन या मल्टीपल लॉज हों तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट यही है कि वहां एक लॉ नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने बहस का आगाज किया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमला बोल दिया। जियो न्यूज ने भी कुछ डिबेट्स अपने चैनल पर दिखाई हैं और उसमें एंकर ने इस बात का वाज़े अंदाज में, और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये कोई ऐसी नहीं कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किसी को पता नहीं है, कोई सामने वाला बगैर किसी नॉलेज के बगैर फैक्ट्स के बात कर रहा है, नहीं, बल्कि ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जी न्यूज़ के एंकर ने ये बात कही है कि ये मुहिम हमने शुरू की है, हम औरतों को उनके हुकूक दिलाकर रहेंगे। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और एक बार फिर हम जी न्यूज की उस मुहिम को लेकर आपके साथ हैं जिसका नाम है आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन। ये जो चैनल्स हैं ये इस वक्त बीजेपी का ऑर्गन बने हुए हैं, ये बीजेपी के तर्जुमान बने हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर बीजेपी की कोई एंटिटी तर्जुमानी करती है तो इसका मतलब ये है कि वो आरएसएस की तर्जुमानी करती है। चूंकि बीजेपी और आरएसएस का लिंक कोई ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है बल्कि रोज रोशन की तरह आया है। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर दिफा ने एक बयान दिया था कि मैं और वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कर पाए चूंकि हमारी ट्रेनिंग आरएसएस में हुई है। इसका मतलब यह है कि मुल्क के वजीर दिफा आरएसएस की ट्रेनिंग याफ्ता हैं, मुल्क के वजीर आजम आरएसएस की ट्रेनिंग याफ्ता हैं। तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस में सिर्फ यही ट्रेनिंग तो नहीं दी गई होगी कि दुश्मन मुल्क के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है, ये भी तो ट्रेनिंग दी गई होगी कि आरएसएस के जो विजन है, आरएसएस की जो फिलॉसफी है, आरएसएस का जो ख्वाब है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और आरएसएस का एक ख्वाब है, वो ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और वो ख्वाब आरएसएस इसलिए देखती है चूंकि वो ये समझती है कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद जरूर हुआ था, भारत आजाद जरूर हुआ था, लेकिन उसकी बर्थ 1947 में नहीं हुई। भारत बहुत पुराना मुल्क है, हजारों साल पुराना मुल्क है, वैदिक दौर से है। और जिस जमाने में अंग्रेज और मुसलमानों की हुकूमत से पहले हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू राष्ट्र या हिंदू कानून नाफिज था, यह हिंदू राष्ट्र था। 1947 में इसको सेक्युलर नेशन डिक्लेयर किया गया। आरएसएस ये चाहती है कि उस हिंदू राष्ट्र का इह्या किया जाए, भारत को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।
लेकिन उसके सामने 3 बड़ी रुकावटें हैं और उसके बगैर मुल्क हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। सबसे पहली रुकावट है आर्टिकल 370। शायद आर्टिकल 370 कभी ख़त्म ना हो पाए, चूंकि उसके लिए ज़रूरी यह है कि कश्मीर की अवाम मेजोरिटी के साथ ये फैसला करे कि हम अपने कानूनी और दस्तूरी हुकूक से दस्तबरदार होते हैं और वो खुद फैसला करें कि हम आर्टिकल 370 ख़त्म करते हैं। शायद ऐसा कभी ना हो पाए। दूसरी बड़ी रुकावट है पर्सनल लॉ, जिसको ख़त्म करने के लिए RSS ने दस्तूर की उस शिक का सहारा लिया आर्टिकल 44 का, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इस सिमत में कोशिश कर सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब यह है। और तीसरी रुकावट है बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की कोशिशें बड़े अरसे से जारी हैं और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। इस वक्त तो मुसलमान, बल्कि इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और तमाम बिरादरियां, तमाम मज़ाहिब और इस मुल्क का एक एक शख्स इस बात को लेकर परेशान है कि मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये मुल्क आगे चलकर हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बैकडोर है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, या ये कि यहां मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई उसी हार्मनी और भाईचारे के साथ रहेंगे जिस तरीके से रहते चले आए हैं? मीडिया ने हुकूमत के इस नापाक एजेंडे को मुल्क में आम करने के लिए डिबेट्स कराई। कुछ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में थे। उसमें कुछ मुसलमान भी थे और उसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ गैर मुस्लिम भी थे। लेकिन यह बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुई है, या जानबूझकर यह कोशिश की गई कि किसी तरीके से मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सही ना हो। जिन लोगों को बुलाया गया था वो क्वालिफाइड नहीं थे, या उनके पास अगर वो क्वालिफाइड थे तो उनको बोलने नहीं दिया गया। सिर्फ जहां तक मेरी मालूमात है, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने डंके की चोट पर अपना मौकिफ रखा, मुसलमानों का मौकिफ रखा और यह साबित किया कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या जितनी भी बिरादरियां हैं और मज़ाहिब हैं, सबके जो पर्सनल लॉज हैं वो आर्टिकल 25 की वजह से हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल जो कि फंडामेंटल राइट है, जिसमें यह कहा गया है कि हर मजहब को और हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। और आर्टिकल 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस और तरजीह दी जाएगी। अगर किसी ने यह बात डंके की चोट पर की है तो वो कोई और नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। लेकिन उनके अलावा मेरी नॉलेज और इल्म में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो डिबेट में गया हो और उसने अपना मौकिफ सही रखा हो, या उसको उसका मौकिफ और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही रखने की इजाजत दी गई हो। सवालात की बौछार कर दी गई, एतराज़ात की बारिश कर दी गई, लेकिन जब उन एतराज़ात के जवाब देने का मौका आया तो या तो माइक बंद कर दिया गया, या बात को घुमा दिया गया, या मौजू को तब्दील कर दिया गया, या फिर एंकर खुद पार्टी बनकर डिबेट करने लग गया। एक मौका ऐसा भी आया कि एंकर ने एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें लॉ कमीशन के क्वेश्चनेयर का बायकॉट किया गया, क्या आपने वो क्वेश्चनेयर पढ़ा है? मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि उन फाजिल रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा, एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो क्वेश्चनेयर नहीं पढ़ा है। अगर आपने वो क्वेश्चनेयर नहीं पढ़ा तो आप क्यों डिबेट में हिस्सा लेने चले आए? किस हक से आप मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? बहरहाल मैंने मुनासिब समझा कि इस वक्त जो हालात मुसलमानों के हैं और मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम की तालीमात पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इस्लाम की तालीमात को बदनाम किया जा रहा है, तलाक़ सलासा को उन्वान बनाकर इस्लामी निज़ाम के अंदर नुक्ताचीनी निकाली जा रही है, इस्लामी निज़ाम को बदनाम किया जा रहा है, तलाक़ सलासा को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि इस्लाम औरतों को मुसावी हक नहीं देता, बल्कि औरतों को किसी भी तरह के कोई हुकूक नहीं देता। विरासत के जो इस्लामी निज़ाम है उसको टारगेट किया जा रहा है और ये दिन रात मीडिया में चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला अदालत में है, अदालत फैसला करेगी कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा और मुल्क किस सिमत में चलेगा।
हमारी जो कोशिश है आज की वो सिर्फ ये है कि जिन डिबेट्स में जिन सवालात और एतराज़ात का जवाब नहीं दिया गया उन एतराज़ात का जवाब दिया जाए और उन सवालात को तिश्ना न छोड़ा जाए, ताकि खुद हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको ये पता चले कि जो एतराज़ात किए गए हैं वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बिल्कुल नॉनसेंस हैं। और हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को ये पता चले कि इस्लाम का जो निज़ाम है उसमें हर हुक्म की कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई मसलहत है, इसलिए कि ये निज़ाम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है जो कुरान और हदीस के ऊपर मबनी है। ये इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है कि जिस तरीके से जो दस्तूर के जो ड्राफ्ट करने वाले थे, अगर उन्होंने कहीं किसी शिक के अंदर या किसी आर्टिकल में कोई गलती कर दी तो मुल्क की पार्लियामेंट उसको बैठकर अमेंडमेंट कर दे और उसके बाद एक अमेंडमेंट हो फिर दूसरा अमेंडमेंट हो, इस तरीके से जो आर्टिकल है या जो दस्तूर है उसका जो मेन आर्टिकल है वो बिल्कुल ही बदल जाए। ये इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का भेजा हुआ कानून है जो कुरान और हदीस पर मबनी है, और इस कानून की किसी भी शिक को कभी भी किसी भी आर्टिकल को बदला नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि जो एतराज़ात गलत तरीके से साजिशी अंदाज से मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो एतराज़ात मीडिया में उठाए गए हैं, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ एंकर्स ने अपनी साजिशी और गंदे जहनों और आरएसएस और बीजेपी की तर्जुमानी करते हुए जो मुसलमानों पर एतराज़ात की बौछार की है, उन एतराज़ात का सबूत के साथ जवाब दिया जाए। इस देश को आजाद हुए 70 साल हो रहे। इन 70 सालों में हमारे जीने का तरीका बदल गया। लैंडलाइन की जगह मोबाइल आ गया, चिट्ठी की जगह ईमेल ने ले ली। हम 21वीं सदी को भारत की सदी बता रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून लागू नहीं कर सके। तो सुना आपने, मुल्क को आजाद हो गए हुए 70 साल हो गए हैं। हम लैंडलाइन से मोबाइल पर आ गए हैं, हमने ईमेल्स करना शुरू कर दिए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी करना शुरू कर दिए हैं, और अब तो जियो भी लॉन्च हो गया, 4G भी बहुत दिन से फ्री चल रहा है। तो हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ से या ऐसे पर्सनल लॉ से जो बराबरी और मुसावात के हुकूक नहीं देते, उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। ये असल में ये जो बकवास है ये इसलिए होती है क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम जाहिल हैं, इग्नोरेंट हैं, हमारे सारे ऑडियंस भी इग्नोरेंट हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, रोहित सरदाना, और मैं शायद कहूँगा सरगना, चूँकि आप बीजेपी के सरगना हैं, आरएसएस के सरगना हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, अकेला नहीं है वहाँ के लोग पर्सनल लॉज के ऊपर अमल करते हों। हिंदुस्तान अकेला मुल्क नहीं है, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता, इंडिया से कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है यूनान, जो यूरोपियन यूनियन का मुल्क है, सब जानते हैं। उसका जो नॉर्थ प्रोविंस है वहां पर इस वक्त भी आज की तारीख में 1 लाख मुसलमान आबाद हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1923 से ये 1 लाख मुसलमान अपने पर्सनल लॉ पर अमल करते आ रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं मजबूती के साथ हुकूमत की तरफ से उनके लिए मुफ्ती मुतय्यन होता है, काजी मुतय्यन होता है, और उस मुफ्ती और काजी की अदालत में मुसलमान अपने फैमिली लॉज लेकर जाते हैं। निकाह का क्या तरीका है, खुला का क्या तरीका है, तलाक का क्या प्रोसेस है, वो मुफ्ती साहब तय करते हैं, काजी साहब तय करते हैं, जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन होते हैं। अगर आपको मालूमात हासिल करनी है तो इस लॉ के बारे में पढ़िए। इसको लॉसेंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। 1923 से इफेक्टिव है ये, और लीग ऑफ नेशंस के डिसॉल्व होने के बाद उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबको नलिफाई माना गया, सिवाय एक डॉक्यूमेंट के। और वो डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉसेंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन ट्रीटी जिसमें दर्ज है। लीग ऑफ नेशंस के सारे डॉक्यूमेंट्स को खत्म करने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट को बाकी रखा गया, और यूनाइटेड नेशंस आज की तारीख में अगर लीग ऑफ नेशंस की किसी ट्रीटी को मानता है तो वो ये ट्रीटी है जिसकी रूह से नॉर्थर्न प्रोविंस में यूनान के 1 लाख मुसलमानों को पर्सनल लॉ पर अमल करने का मौका मिला है। और यूनान अकेला मुल्क नहीं है यूरोपियन यूनियन में। आप अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं तो सिंगापुर को मत भूलिए। सिंगापुर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, और मुस्लिम माइनॉरिटी को अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियार है। अगर उस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को ये इख्तियार है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 नहीं 2 नहीं, एक वक्त में 4 शादी कर सकते हैं। जी हाँ, सिंगापुर में पॉलीगमी की इजाजत है। सिंगापुर आपसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है। हिंदुस्तान को सिंगापुर तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा, और कम से कम यूरोपियन यूनियन की बराबरी करना तो आप लोग छोड़ दीजिए। मलेशिया
जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है। ये एक हकीकत है, खुली बात है, सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के यहाँ पोर्क खाना और शराब पीना दोनों हराम है, ममनू है। मुसलमान कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो पोर्क खाए और शराब पिए। इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से इसकी मुमानत है। लेकिन मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर गैर मुस्लिमों को पोर्क खाने की, पोर्क खरीदने की, शराब पीने की और शराब खरीदने की इजाजत है। और ये इजाजत मलेशियन गवर्नमेंट ने अपने दस्तूर में नहीं दी है, बल्कि इजाजत इस्लाम ने दी है। अगर किसी मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज है तो याद रखिए कि वो इस्लामी निज़ाम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक गैर मुस्लिमों के फंडामेंटल राइट्स का उसमें तस्करा ना हो। हमारी फिक़ा की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हमारे नज़दीक गोट की जो हैसियत है वही गैर मुस्लिमों के नज़दीक पोर्क की हैसियत है। अगर गैर मुस्लिम पोर्क खाते हैं और उसकी खरीद व फरोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, तो इस्लामिक स्टेट को, मुस्लिम गवर्नमेंट को ये इजाज़त नहीं है कि वो उनको उनके फंडामेंटल राइट से रोके। अगर वो अपने तरीके से निकाह करना चाहें और सेपरेशन करना चाहें, तलाक देना चाहें, तो मुस्लिम स्टेट को ये इजाज़त नहीं है कि वो उनको उससे रोके। तो जहां इस्लामी निज़ाम दुनिया के अंदर नाफिज रहा है और तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया में एक अरसे में इस्लामी निज़ाम नाफिज रहा है, तो गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी मुस्लिम ममालिक में बसते थे उनको उनके पर्सनल लॉ पर अमल करने की खुली इजाज़त थी। इजिप्ट आपको ऐसे मौके पर बड़ा याद आता है चूंकि वहां पर ट्रिपल तलाक को नलीफाई कर दिया गया था एक अरसे पहले। उसी मुल्क में कॉप्टिक क्रिश्चियंस जो कि माइनॉरिटी में रहते हैं उनका अपना पर्सनल लॉ है और वहां पर तलाक के लिए चर्च से अप्रूवल लेना पड़ता है। जो भी कॉप्टिक क्रिश्चियन है अगर उसको अपनी वाइफ को डिवोर्स देनी है तो वो पहले चर्च जाएगा, वहां से अप्रूवल लेगा, तब जाकर उसकी बीवी को तलाक होती है। उसके बगैर तलाक नहीं हो सकती। यही वजह है कि मुसलमानों को तलाक देना और सेपरेशन हासिल करना वहां आसान है बनिस्बत कॉप्टिक क्रिश्चियंस के, चूंकि उनका अपना पर्सनल लॉ ये है कि क्रिश्चियंस जब शादी कर लेते हैं तो ये एक तरह की यूनियन है जिसको एक तरह की सैक्रेमेंटल यूनियन है जिसको खत्म नहीं होना चाहिए। खुलासा ये है कि मिस्र, इजिप्ट जिसका आप बार बार हवाला देते हैं ट्रिपल तलाक के मसले में, वहां पर क्रिश्चियंस का, कॉप्टिक कम्युनिटी का अपना पर्सनल लॉ है। और इस तरह की बहुत से ममालिक हैं जहां पर एक से ज्यादा लॉज काम कर रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटी के अपने अलग अलग लॉज हैं और इसकी वजह से किसी मुल्क की यकजहती में कभी फर्क नहीं आया, किसी मुल्क की तरक्की में कभी फर्क नहीं आया। अगर जो लॉसेंस पीस ट्रीटी है अगर उसकी वजह से मुल्क की तरक्की रुकती तो शायद यूनान आज यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होता। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से सिंगापुर की तरक्की रुकती तो शायद सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉप करप्ट नेशन है, जिस तरीके से इंडिया का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम आता है, उसमें शायद सिंगापुर का कहीं जिक्र होता। लेकिन सिंगापुर एक डेवलप्ड और तरक्की याफ्ता मुल्क है पर्सनल लॉस के बावजूद। दूसरा सवाल, देश शरिया से चलेगा या संविधान से? सारा झगड़ा तो इसी चीज का है। मुसलमानों ने कभी यह दावा नहीं किया कि मुल्क शरिया से चलेगा, इसलिए कि मुसलमान जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में। और जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हों और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में हों, वहां मुसलमान खुद ये दावा नहीं करते, खुद ये मुतालबा नहीं करते कि हम मुकम्मल तरीके से शरई निज़ाम मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। मुसलमानों का सिर्फ मुतालबा यह है कि दस्तूर में और कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो हुकूक दिए गए हैं वो हुकूक उनको मिले। और आर्टिकल 25 ने उनको यह हक दिया है कि वो अपने मजहब की मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल करें, जिसके अंदर पर्सनल लॉस भी हैं। तो अगर कोई कम्युनिटी दस्तूर के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कानून पर अमल करना चाहती है तो उसमें रुकावट आप बने हुए हैं और उस रुकावट का ब्लेम आप मुस्लिम कम्युनिटी पर डाल रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि वो शरिया को नाफिज करे। हरगिज नहीं, मुसलमानों का यह कोई इरादा नहीं है कि मुल्क के अंदर शरीयत नाफिज हो जो सारे पूरी आवाम के ऊपर, गैर मुस्लिमों के ऊपर, हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और सिखों पर। हरगिज नहीं। मुसलमान सिर्फ ये चाहते हैं कि दस्तूर में उनको जो हुकूक दिए गए हैं वो हुकूक उनको मिले और वो अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तीसरा सवाल, निजी कानूनों की गुलामी से देश को आजादी कब? निजी कानूनों की गुलामी से देश को आजादी कब, यह सवाल आपका बदनीयती पर मबनी है। अगर आप अपना निजी कानून दूसरी कम्युनिटी पर थोपने का इरादा रखते हैं तो यकीनन इस निजी कानून की गुलामी से देश को आजादी मिलनी चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है।
मुसलमान चाहते हैं कि अपने कानून पर वो अमल करें और यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के बाद हिंदुत्व एजेंडा नाफिज करने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र के एतबार से, हिंदू राष्ट्र के कानून के एतबार से सारी कम्युनिटीज रहें। तो अपना कानून मुसलमान दूसरों पर थोपना नहीं चाहते, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज अपना कानून मुसलमानों के ऊपर थोपना चाहती हैं। और चौथा सवाल, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना हमारे देश के संविधान का विरोध करना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यही सवाल हम आपसे करते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत करना फंडामेंटल राइट्स की मुखालफत करना नहीं है? मुसलमानों को और जितनी भी माइनॉरिटीज मुल्क में रहती हैं उनको फंडामेंटल राइट ये दिया गया है आर्टिकल 25 के हिसाब से कि वो अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकती हैं, अपने मजहब के ऊपर, अपने मजहब की रोशनी में अपने आइली और फैमिली के जो मसाइल हैं और जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल कर सकते हैं। अब अगर आप फंडामेंटल राइट्स इन कम्युनिटी को नहीं देते हैं, इसका मतलब यह है कि दस्तूर की मुखालफत आप कर रहे हैं। जो लोग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट करते हैं वो दस्तूर के का सहारा लेकर रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनसे छीनना चाहते हैं। मतलब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ से ही कहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसमें धर्म का विषय नहीं है, जेंडर इक्वालिटी, ताकि महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार से भिन्न भिन्न डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ये साहब जो भी बोल रहे थे बीजेपी के तर्जुमान थे। बीजेपी की तरफ से जो लोग डिबेट में आ रहे हैं वो बड़ी साजिशी अंदाज से एक बात कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिनसी मुसावात की बात कर रहे हैं, और जेंडर इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। इसलिए बात यूसीसी की या यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं हो रही है, बल्कि मर्दों और औरतों के दरमियान मुकम्मल मुसावात हो इसकी हो रही है, और ट्रिपल तलाक इस मुसावात के खिलाफ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिनसी मुसावात या जेंडर इक्वालिटी का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैंपियन है वो है वेस्ट, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप यूरोप में उसका सर्वे कर लीजिए, जिन जिन चीजों में जेंडर इक्वालिटी देखी जाती है उनमें रिलीजन कहीं नहीं आता, उसमें पर्सनल लॉस कहीं नहीं आते। वो टोटल 6 चीजें हैं जिनमें सारी दुनिया जेंडर इक्वालिटी देखती है और ये मेक श्योर करती है कि मर्दों और औरतों को बराबर हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उनमें 7वीं चीज नहीं है, 6 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है वर्क, नंबर 2 मनी, नंबर 3 नॉलेज, नंबर 4 टाइम, नंबर 5 पावर एंड नंबर 6 हेल्थ। इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता। क्या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मर्द और औरतों के दरमियान बराबर हो रहा है या नहीं? हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो बराबर मिल रही हैं या नहीं? तालीम के और सीखने के जो मौके हैं वो बराबर हैं या नहीं? जॉब्स के ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं? इन चीजों के अंदर जेंडर इक्वालिटी देखी जाती है। रिलीजन में जेंडर इक्वालिटी नहीं देखी जाती, न यूरोप में देखी जाती, न अमेरिका में देखी जाती। यूरोप और अमेरिका रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि हम शायद दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री हैं। वो लोग 6 चीजों में देखते हैं, हम 10 चीजों के अंदर जेंडर इक्वालिटी देखेंगे। आप पहले अपने फैक्ट सही कीजिए। अगर आपको दूसरों की नकल करनी है तो कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से नकल की जाती है। बल्कि मैं बीजेपी के तर्जुमान से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप अपने घर से शुरू करें। आपकी कैबिनेट में 24 मिनिस्टर्स हैं, इसमें कुल 6 या 7 औरतें हैं। तो अगर आप जेंडर इक्वालिटी के इतने ही बड़े चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपकी कैबिनेट में अगर 24 मिनिस्टर्स हैं टोटल, तो 12 मर्द होने चाहिए, 12 औरतें। तब जाकर आप दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो पहले आप इस काम का आगाज अपने घर से कीजिए, फिर दूसरों से आप मुतालबा कीजिए। और रही बात जेंडर इक्वालिटी की, इस्लाम औरतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने जितने हुकूक औरतों को दिए हैं उतने हुकूक किसी भी मजहब ने, किसी भी कानून ने नहीं दिए हैं। रही बात इस तरह की मुसावात कि जितने हुकूक, अगर 100 हुकूक मर्दों के हैं तो 100 के 100 एग्जैक्ट हुकूक औरतों के हों, और हर वो हक जो औरत को हासिल है वो मर्द को मिले, और हर वो हक जो मर्द को हासिल है वो औरत को मिले। ये न दुनिया में कभी हुआ है और न ये चीज चलने वाली है। ये लॉजिकल है। ये एक ऐसा रेत का स्ट्रक्चर है जो कभी भी ढह जाएगा।
हम किसी भी जिन्स के मुखालिफ नहीं हैं। मुसलमान या इस्लाम औरतों की मुकम्मल इज्जत करता है, उनको उनके हुकूक देता है, बल्कि बहुत से मौके पर उनके हुकूक मर्दों से ज़्यादा हैं। खुसूसन जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जितने भी फैमिली लॉज हैं, उसमें औरतों को मर्दों से ज़्यादा हुकूक मिले हुए हैं, ये हमारा दावा है। तो इसलिए अगर आप जेंडर इक्वालिटी के चैंपियन हैं तो शुरुआत पहले अपने घर से कीजिए, उसके बाद आप मुसलमानों को आकर तलकीन करें कि हम जेंडर इक्वालिटी पर आएं और हम जिनसी मुसावात को आगे लेकर चलें और हम उसके लिए आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल कर लें और आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का आपके ख्वाब में हम मददगार साबित हों। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मौलाना साहब, अकेले मुसलमान का हित तो नहीं टकरा रहा है जी, सिखों का भी कोई हित टकराता होगा, खाप पंचायतों को भी बुरा लगेगा, उनके भी हित छिनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो, इसलिए वो आपत्ति नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? मुसलमान क्यों परेशान हैं और दूसरों को या दूसरी कम्युनिटीज को इस पर क्यों एतराज नहीं है कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जा रही है? ये चीज भी रोहित सरदना ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। यह कहना कि दूसरी कम्युनिटीज को इस पर कोई एतराज नहीं है, झूठ है, सफेद झूठ है। इसकी दलील यह है, Are Christians governed by the Bible or the Constitution? Are Christians governed by the Bible or the Constitution? John Dayal, are they governed by the Bible or the Constitution? No, I was just wondering, why do people take oath on the Gita to defend the Constitution? So that answers your first question. The second question is more sober. If you remove triple talaq and want to discuss UCC, that is one thing. Because I have nothing to do with triple talaq, I oppose it. But if you are discussing the UCC, a common civil code, then many questions arise. What happens to the rights of the gay community, for instance? What happens to their rights? What happens to many other issues? Above all, why choose this time to open this report? और मैं ये कहता हूं आगे बढ़कर, अगर किसी दूसरी कम्युनिटी को कोई एतराज नहीं भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान अपने हुकूक के लिए लड़ना छोड़ दें महज इसलिए कि दूसरे लोग अपने हुकूक के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और दूसरे लोग अपने हुकूक पर मुसालहत करना चाहते हैं? क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर दें? हरगिज नहीं। ये तो ऐसे ही नैरेटिव है कि अगर आजादी से पहले अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को जो आजादी की लड़ाई में शाना बशाना शामिल थे और जिनकी मेहनतों और जिनकी जद्दोजहद से और जिनकी कोशिशों से मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज उनको कहते भाई जिस तरीके से सावरकर काला पानी से हमें खत लिख रहा है और वो हमें ये कह रहा है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉयल हूं, जिस तरीके से वो लिख रहा है और उसने अपनी मुसालहत कर ली है, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो तुम भी कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्या ये नैरेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट का चलता? क्या ये ब्रिटिश रिजीम का की जो ये जो रेटरिक है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाता? हरगिज नहीं। अगर सावरकर ने अपनी लॉयल्टी का इजहार ब्रिटिश रिजीम के सामने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुल्क के सारे अवाम, हिंदू और मुसलमान, सब आज़ादी की जिद्दोजहद छोड़ देते। मुसलमान अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है। अगर दूसरी कम्युनिटीज को अपने हुकूक प्यारे नहीं हैं, वो आगे बढ़कर अपने हुकूक को बचाना नहीं चाहते हैं, तो मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने हुकूक के लिए लड़ता रहेगा। मौलाना साहब, बायस्ड आप टोपी दाढ़ी लगा के नहीं है, मैं बायस्ड हो गया। असल में सारा मसला ही यही है कि मुसलमान की दाढ़ी और टोपी से और उसकी आइडेंटिटी से, उसके नाम से और उसके मजहब से प्रॉब्लम है। और ये बात कभी कभी बगैर किसी इरादे के और कभी भी इरादा, कभी बगैर किसी मकसद के, कभी बामकसद जबान पर लोगों के आ ही जाती है। रोहित सरदना चूंकि इस वक्त आरएसएस के एजेंट हैं, उनके पेचेक नागपुर से ही आते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस ये नहीं चाहती, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुसलमान इस मुल्क में अपने आइडेंटिटी और अपने तशख्खुस के साथ और अपने कानून के साथ और अपने लॉस के साथ रहें। ना उनको दाढ़ी बर्दाश्त है, ना उनको टोपी बर्दाश्त है। रोहित सरदना की जबान पर यह बात आ गई। ये कह रहे हैं कि धार्मिक गुरुओं को जो है इसका फैसला करने का अधिकार दीजिए, अदालतों और संविधान को मत दीजिए, कानून को मत दीजिए। जिस तरीके की चर्चा आपने देखी है, आपको उनसे उम्मीद होती है? नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन आपने स्कॉलर जैसी कोई बात नहीं रखी जिससे जनता लाभ उठाती। और जहाँ तक मजहबी लीडरों का सवाल है, उनकी मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी में जिनका हमने चुनाव किया है, हम वहाँ से अपने लिए हक की मांग करेंगे। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धार्मिक संगठन से हम अपने हक की मांग नहीं करेंगे। नाहिद हसन से मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपको मजहबी हक चाहिए
तो जाहिर सी बात है कि वो एक गैर मजहब सेक्युलर हुकूमत के पास से तो नहीं मिलेगा। और अगर आपको अपने सेक्युलर राइट्स चाहिए तो ठीक है, आप जहां जाना चाहें, आप अदालत जाना चाहें, आप किसी बीजेपी के पास जाना चाहें, कांग्रेस के पास जाना चाहें, बल्कि आरएसएस के पास जाना चाहें, कहीं भी चले जाएं, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुसलमानों के मजहबी हुकूक आप गैर मुस्लिमों से या अदालतों से या बीजेपी से और आरएसएस से हासिल करना चाह रही हैं, ये दलील देकर कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर आपको आपके हस्बैंड ने 3 तलाक आपको दी हैं और आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं तो कोई हर्ज नहीं, रहिए। अगर आपका आपके हस्बैंड के साथ रहना इस्लाम की नजर में हराम है तो सुप्रीम कोर्ट 100 मरतबा भी फैसला दे दे, अल्लाह की नजर में वो हराम ही रहेगा। आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास जाकर अल्लाह के हुक्म में तब्दीली नहीं ला सकते। को छोड़िए, देखिए 10 इस्लामिक नेशन ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि पाकिस्तान में पॉलीगमी और यूनिफॉर्म सिविल और ट्रिपल तलाक के मामले में आर्बिट्रेशन है। ठीक है, आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते हैं, आप पॉलीगमी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी, वो इस्लामिक नेशन है, मगर वहां तो सरिया हाट नहीं होता है। आप एक मरतबा फैसला कर लीजिए कि आप मुसलमानों से चाहते क्या हैं। क्या आप मुसलमानों से ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के दस्तूर और कानून पर एतमाद करें और उसको माने, या आप ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान दूसरे मुल्कों के कानून और उनके दस्तूर को माने। हिंदुस्तान में मुसलमान सदियों से रहते आए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मुसलमान थे, सऊदी अरब बनने से पहले यहाँ मुसलमान थे, कुवैत बनने से पहले यहाँ मुसलमान थे, मिस्र बनने से पहले यहाँ मुसलमान थे। यहाँ मुसलमान सदियों से रहते आए हैं, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है और उन्हें यह हक है कि वो इस्लाम की अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ इस मुल्क में रहें। यहाँ के मुसलमान दूसरे मुल्कों के मुसलमान या वहाँ के कवानीन की नकल नहीं करेंगे। अगर यही रेटरिक है और अगर यही आपका नैरेटिव है, यही आपकी दलील है कि जिस तरीके से 20 मुल्कों ने ट्रिपल तलाक को नलिफाई कर दिया है, इसी तरीके से मुसलमान भी इंडिया के अंदर पर्सनल लॉ में तरमीम करें और ट्रिपल तलाक को नलिफाई कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह उन 20 मुल्कों ने एक स्टैंडर्ड तय किया है, मुसलमान भी हिंदुस्तान के उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो यही सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आप जेंडर इक्वालिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करते हैं? यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी जो सिर्फ 6 डोमेन्स में जेंडर इक्वालिटी चेक करती है, उन 6 डोमेन्स के अंदर रिलीजन कहीं नहीं आता। यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पूरे यूरोपियन यूनियन में नाफिज है, यूनाइटेड स्टेट्स में नाफिज है, कनाडा में नाफिज है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, सब जगह इन डोमेन्स में जेंडर इक्वालिटी देखी जाती है। आप तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, लेकिन मुसलमानों से आप ये मुतालबा करते हैं कि दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में चूंकि ट्रिपल तलाक को नलिफाई कर दिया गया है तो यहां भी मुसलमान उसको मान लें। याद रखिए, मुस्लिम ममालिक में तकरीबन 99% मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहां फुल डिक्टेटरशिप है या फैमिली रूल है। वहां पर अवाम को कोई हक नहीं है, ना मजहब का हक है, ना कोई पॉलिटिकल राइट है, ना वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, ना कोई वो अपना फैसला कर सकते हैं। तो जहां कोई भी हक नहीं है वहां मजहबी हक कैसे हो सकता है? तो ऐसे मुल्कों को आप नजीर न बनाएं, ऐसे मुल्कों को आप हमारे लिए स्टैंडर्ड न बनाएं। इन मुल्कों की आप मिसाल देना बंद कीजिए। हम इन मुल्कों का इस्लाम नहीं मानते हैं। खान, ये बता दीजिए सर, किस हैसियत से और किस अधिकार से आप चाहते हैं कि अदालतें, कानून, संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरवाजे जाके खड़ा हो, जिसको खुद आधे से ज्यादा मुसलमान नाकारा मानते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं मानते? औरतों ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड तोड़ के अलग बना लिया इस देश में। ऐसा लगता है कि जो खवातीन का या औरतों का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप उसके हामी हैं। रोहित सरदना, इससे बड़ी कोई मुनाफकत की मिसाल मिलनी मुश्किल है। इसलिए कि ये वो बोर्ड है, जब बना था तो या तो इस वक्त उसका नाम सुना था या हम अब आपके मुंह से उसका नाम सुन रहे हैं, और इसके नाम से जाहिर है कि ये भी पर्सनल लॉ का हामी है। लेकिन आप इसकी हिमायत इसलिए करेंगे चूंकि ये असल बोर्ड से कटा था या असल बोर्ड के मुकाबले में इन्होंने अपना बोर्ड बनाया था। यहां चूंकि आपका मफाद वाबस्ता है, इसलिए आप इस बोर्ड की हिमायत करेंगे, हालांकि इनका नाम पर्सनल लॉ बोर्ड है। अगर ये यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के हामी होते तो ये अपने बोर्ड का नाम ये खवातीन अपने बोर्ड का नाम रखती यूनिफॉर्म सिविल कोड बोर्ड। इन्होंने अपने बोर्ड का नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड।
तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है कि एक बोर्ड के आप खिलाफ हैं और दूसरे बोर्ड के आप हामी, हालांकि दोनों पर्सनल लॉ की बात करते हैं।